क्या है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला पे आधारित कुछ प्रश्न जो कि आपके 100 प्लस रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो इस पे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये वीडियो नंबर 5 रहने वाला है। और इसके पहले के जो वर्णमाला पे आधारित जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं आपके चैनल, अपने चैनल पे, ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट के वाले चैनल पे जो आप देख रहे हैं अभी, तो 2, 3 और 4 ये सारे के सारे जो वीडियो हैं दोस्तों, ये आपके वर्णमाला पे आधारित हैं। और जिसमें व्यंजन, स्वर और उनको उच्चारण स्थान तमाम तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने देख लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हुई हैं दोस्तों, तो प्लीज़ पहले उनको देख लीजिएगा, तब जाके आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है चलिए, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ साथियों कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक प्रैक्टिस सेट है। और हमेशा की तरह दोस्तों हम पहले बेस लाते हैं, मतलब पहले टॉपिक पढ़ाते हैं और उसके बाद उस टॉपिक पे आधारित जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेके आते हैं। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद दोस्तों हमारे वर्णमाला एकदम कंप्लीटली एकदम पूरी हो जाएगी। और इसके बाद हम संधि पढ़ेंगे, और जैसे संधि हमारी खत्म हो जाएगी उसके बाद संधि के ऊपर हम फिर प्रैक्टिस सेट 2 लेके आएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है, फिर प्रैक्टिस सेट 2, इस तरह से आप आगे हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर आ, उच्चारण के आधार पर आ है ओष्ठ्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है, तालव्य है या फिर कंठ है। देखो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने दोस्तों वीडियो नंबर जो इससे पहले की, ठीक पहले की वीडियो है जो वीडियो नंबर 4 है, उसके ऊपर हमने बना दिया है ना, ये उच्चारण स्थान के आधार पर। तो अगर हम आ स्वर की बात करें मेरे साथियों, तो आ स्वर हमेशा कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो ये कंठ्य वर्ण है। ठीक है, ये क्या है, कंठ्य वर्ण है। अब देखो अगला प्रश्न बोलता है क्या, यारा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, बिल्कुल आप समझते हैं इनको, इनको कहते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं इनको, अंतस्थ व्यंजन हम इसको कहते हैं। तो फटाफट चलते रहते हैं, है ना, ज्यादा लेट नहीं लगाते। देखो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को कहते हैं। आई बात समझ में। क्या बोलता है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास वायु का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं उनको, बिल्कुल सही बात, उनको हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे चौथा प्रश्न बोलता है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, जिनमें हमारी प्राणवायु जब मुख से बाहर निकलती है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय, तो हमारे मुख से गर्मी पैदा होती है। तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सा सा सा, इसमें आप लग रहा होगा आपको थोड़ा गर्मी पैदा हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, और देखो दोस्तों ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आप ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें ऐसे सभी क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए होंगे। ठीक है, अगला देखो कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियां जो व्यंजन वर्ग है हमारा, वर्गीय व्यंजन जिसको हम कहते हैं, या स्पर्श व्यंजन जिसको हम कहते हैं, उसमें कौन से वर्ण होते हैं कि वो किससे संबंधित हैं कि। तो हमने कल वाले वीडियो में, जो हमने इससे पहले का वीडियो अपलोड किया 4 वाला, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से मैंने कुछ बताया हुआ है, दूसरा, चौथा, इस तरह से कुछ बताया हुआ है कि ये वाले वर्ण कौन से वाले होते हैं, ये वाले वर्ण कौन से वाले होते हैं, और पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होता है, अघोष होता है, सघोष होता है। तो देखो भाई, पहले और दूसरे वर्ण को हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। तो हमें, अच्छा हमें बताना है महाप्राण और अल्पप्राण। ठीक है, तो यहाँ महाप्राण की बात चल रही है। ठीक है, तो महाप्राण की बात चल रही है दोस्तों, तो आपने हमेशा देखो 5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 3 4 5 ये होते हैं। अब शुरुआत देखो हिंदी में आ से शुरू होता है, मैंने ये ऐसे याद करवाया था आपको। तो जो शुरुआत अगर हम करेंगे तो ये अल्प प्राण हो जाएगा, फिर ये महा, अल्टरनेटिव होके चलना आपने ना, अल्प महा, अल्प महा, अल्प। तो कहने का मतलब दूसरा और चौथा जो हमारा जो वर्ण होता है वर्गीय व्यंजन का, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आपका क्या कहलाता है, हाँ महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा, ये भी गलत है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कहता है
कि निम्न में से अर्ध स्वर है, इनमें से अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर कौन सा, या, मा, ला और रा और ला में से कौन सा है? तो मैंने बताया हुआ आपको कि अर्ध स्वर किनको कहते हैं हम लोग, बिल्कुल सही जवाब, अर्ध स्वर या और वा को कहते हैं। या और वा हमारे क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। इनमें स्वर जो आ है ना, बहुत कम मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको अर्ध स्वर के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, मतलब वर्ण है। देखो भाई, पार्श्विक है कि उच्छिप है कि प्रकंपित है या फिर संघर्षशील है। तो हमने बताया हुआ है दोस्तों, ये जो ला है ये आपका पार्श्विक वर्ण है। कैसा वर्ण है मेरे साथियों, पार्श्विक वर्ण है। तो 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए साथियों, 8th क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं है। तो देखो भाई, मात्रा क्या होती है, देखो स्वरों की मात्रा क्या होती है, 10 मात्राएं होती हैं, जिसमें जो छोटा आ होता है मेरे साथियों, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी अन्य जो स्वर होते हैं वो आपके, क्योंकि स्वर हमारे 11 होते हैं, तो क्योंकि जो पहला स्वर है इसका कोई मात्रा नहीं, तो इसलिए मात्राओं की संख्या कितनी 10 हो जाती है। तो जहां पहला स्वर होता है जिस वर्ण में, उसकी कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ तो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है इसमें, है ना, देख रहे हैं आप, यहाँ तो ई की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर हमें किसी भी आ की मात्रा नहीं दिख रही है, मतलब हमें यहाँ पर ये वाला आ दिख रहा है हर जगह, हर वर्ण में। क्योंकि कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन अगर बोलते हैं आप, तो उसमें क्या होता है मेरे साथियों, इस छोटे आ का प्रयोग किया जाता है। इसकी मैं एक बात बता दूं आपको, इसको शहीद स्वर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसको क्या, किस नाम से जानते हैं, शहीद स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वर्णमाला में जितने भी व्यंजन होते हैं आपके, बिना इस आ की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। बात समझ में आई, बिना आ की सहायता से नहीं बोले जाते, इसलिए हर जगह मौजूद होता है, इसलिए इसको शहीद स्वर कहते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये कहता है कि अक्षर वर्ण किसके योग से बना हुआ है, क्ष। देखो इसको बोलते हैं क्ष। देखो का उच्चारण बिल्कुल आधा का है, तो आधा का उच्चारण देखो, का मैं बोलूंगा और का छोटा क्या बोलूं, क, है ना, ऐसे बोलूंगा। और ये श, ये पूरा सारे, तो क्ष, इसको क्या बोलेंगे, क्ष। तो ये देखो दोस्तों, आ ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखो जरा। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 10th क्वेश्चन बोलता है मेरे साथियों कि हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एग्जाम में पूछे गए, तो मेरा जिक्र नहीं करूं कौन से एग्जाम, आप देख सकते हैं आप वीडियो में। तो ये जो आते हैं दोस्तों, ये आते हैं आ के साथ। देखो आ के साथ अंगा, देखो हम इसको बोलेंगे अंगा, इसको ऐसा पढ़ते हैं ग, है ना, आह, आ और हा, इन दोनों से मिल ऐसे देखो, आ और गा, अंगा बोलते हैं इसको, अंगा, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं आ हा, आह, इसको बोलते हैं आहा, इसको बोलते हैं अंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों किसके साथ देख रहे हैं आप लोग, आ के साथ आ रहा है, तो छोटे आ के साथ आ रहा है, इसलिए इसको ये माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप जरा, महाप्राण वर्ण कौन सा है भाई इसमें, महाप्राण। देखो महाप्राण मैंने क्या बोला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण की श्रेणी में आता है। अगर हम देखें तो ये ता, देखो पहला वर्ण होगा था, महाप्राण। देखो का पहला वर्ण हो गया, ये नहीं हो सकता। वा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो है ना, ये तो अंतस्थ व्यंजन है। चा ये पहला व्यंजन पहला है, तो ये अल्पप्राण में आता है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये आपका महाप्राण में काउंटिंग होगी इसकी, ठीक है। चलो दंत्या वर्ण या दंतव्य वर्ण कौन से हैं निम्न में से, दंत से जो बोला जाता है। देखो मैंने आपको याद कराया था कल, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था। देखो का वर्ग होता है मेरे साथियों, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, और ये पा वर्ग होता है। सबसे पहले का से कंठ, ऐसे याद रखना आपने। कंठ से हम थोड़ा आगे चलेंगे तो हमारे पास आता है मेरे साथियों तालु। क्या आता है, तालु। तो ये चा वर्ग तालु से बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा मूर्धा आता है, ऐसे याद रखना भाइयों इसको ना, मूर्धा। उसके बाद हमारा क्या आता है, दंत आते हैं मेरे साथियों, और उसके बाद क्या आते हैं, ओष्ठ आते हैं। तो ये ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ओष्ठ वर्ण। पा वर्ग जो ओष्ठ वर्ण हो गया, ता वर्ग आपका क्या हो गया मेरे साथियों, दंत वर्ण हो गया, और टा वर्ग का मूर्धा, चा वर्ग तालु, और का वर्ग कंठ वाले हो गए। तो यहाँ प्रश्न पूछा है दंत वाले, तो दंत वाले क्या ता श्रेणी में आएंगे। ता श्रेणी में देखो या हो नहीं सकता, चा भी नहीं हो सकता, क्योंकि चा तो तालु वाला हो गया, हमें दंत वाला चाहिए। तो देखो ता है यहाँ पे, देखो ऊ तो है ही नहीं, ऊ तो क्या एक व्यंजन है। तो देखो ये वाला जो वर्ण है, ता वर्ण जो है आपका दंत्य वर्ण कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जो घा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखो
किस में आता है, घा कहाँ आता है, क ख घा। देखो का वर्ग में आता है तो का वर्ग क्या होता है, कंठ वर्ण होता है। का वर्ग क्या होता है मेरे तो साथियों, कंठ वर्ण होता है। तो कंठ से इसका उच्चारण किया जाना है। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे भाइयों, कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। देखो अल्प प्राण क्या होता है, जो पहला वर्ण होगा वर्गीय व्यंजन का, जो आपका तीसरा वर्ण होगा वर्गीय व्यंजन का, और जो पांचवा वर्ण होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। तो इसको देखो, ये तो दूसरा वर्ण है का ख, ये भी, ये तो महाप्राण है। ता था, ये भी महाप्राण है। चा देखो पहला वर्ण, और पा फा, पा फा ये दूसरा वाला है, ये क्या है, महाप्राण हो गया। और चा ये पहला वाला है, तो ये क्या हो गया, अल्प प्राण। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज करेक्ट। सी इज क्या हो जाएगा मेरे साथियों, करेक्ट हो जाएगा आप, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे साथियों। आपने, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई, डिटेल वीडियो जो मैंने डाली हुई हिंदी के ऊपर, हिंदी वर्णमाला के ऊपर, तो आप कृपया उन्हें देख लीजिएगा। और फिर आपकी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। और साथ ही में आपको भरोसा दिलाता हूँ साथियों, अगर आप पेपर में बैठते हैं तो आपके वर्णमाला पर आधा जितने प्रश्न होंगे आप उनको एकदम करेक्ट करके आओगे, है ना। चलिए अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन नहीं है किन में से। देखो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो वर्गीय व्यंजन होता है। वर्गीय व्यंजन संख्या कितनी होती है, 25 होती है। 25 के अलावा जैसे अंतस्थ हो गया आपका, संयुक्त व्यंजन हो गया आपका, है ना, उस व्यंजन हो गया, वो आपके वर्गीय व्यंजन में। देखो ये भी वर्गीय व्यंजन है, ये भी वर्गीय व्यंजन है, ये भी वर्गीय व्यंजन है, लेकिन ये अंतस्थ व्यंजन है या, तो ये आपका तो क्या नहीं है, स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो 2013 में यूपी यूपीपी जीटी यूपीपीजीटी में पूछा गया है ना। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी की हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियां हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले आपने, अगर देखो कोई इनमें से कोई दो आपको पता है तो उसको आप याद रख सकते। देखो हमें पता है महाप्राण दूसरा होता है, महाप्राण क्या होता है, दूसरा होता है। दो पा वर्ग की अगर बात करें तो पा, पा फा, पा फा ये दूसरा वर्ण है, तो ये महाप्राण है कि नहीं है, दूसरा। देखो अगला देखो, ओष्ठ व्यंजन होता है कि नहीं होता है। अंत का जो पा वाला होता वर्ण, पा वर्ग जो होता है वो ओंठ से बोला जाता है, तो ये हो गया ओष्ठ वाला, ये भी हो गया, और साथ में ये घोष वर्ण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप समझ रहे कैसे इनको हल करना है ना। हाँ, तो अगर आपको वर्गीय व्यंजन का पता है तो बाकी का आपको पता हो जाएगा। देखो जीआईसी में पूछा गया है। अगला देखिए, हिंदी की तालव्य ध्वनियां, तालव्य तालु से बोले जाने, देखो कचट तप, याद याद रखना दोस्तों आपने, कचट क च ट त प, कचट तप आपने याद रखना है। तो बोला तालव्य ध्वनियां, देखो सबसे पहले क्या, कंठ आता है, फिर क्या आता है, तालु आता है। तो चा वर्ग वाले वर्ण जो आपके क्या हो जाएंगे मेरे साथियों, तालव्य वर्ण हो जाएंगे, है ना, तालु से बोले जाएंगे। तो चा वर्ग, ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट। चा छा जा झा, इसको कहां से बोला जाएगा, तालु से। अब तालु का स्थान कहां पे होता है, मैंने कल समझाया हुआ आपको, है ना, वीडियो में। अगला देखिए, हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण और दंत्य वर्ण। देखो दंत्य वर्ण कौन होता है, जो ता वर्ग वाला, देखो ता से ता वाला है ना, दंत ऐसे आते हो, दंत में ता आ रहा है यहाँ पे, तो ता वर्ग आपका दंत हो गया, ये ओष्ठ हो गया। तो ता वर्ग आपका क्या हो जाता है, दंत्य वर्ण हो जाता है। तो देखो ता था, ये देखो पहले हम दंत भी चाहिए ना उसमें, तो देखो फा तो हमारे दंत वर्ण में नहीं आता है, पा फा, तो पा फा देखो इसमें एक ओष्ठ में आता है। ठा भी नहीं आता है, टा ठा तो दूसरे वर्ग में चलेगा। ता था देखो ये आ रहा है हमारे दंत में, दंत में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो। और हा तो भाई आपका उस व्यंजन है। तो अब इसी में आप कहां से निकाल, देखो एक चीज आपको मालूम है, बाकी को आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अगर निकालना भी है तो अल्प महा, देखो दूसरा और चौथा वर्ण, देखो ता वर्ग का, देखो ता और ये था दूसरा वर्ण हो गया, तो ये महाप्राण हो गया और घोष भी हो गया साथ ही साथ। तो चलिए, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। आपको मतलब इन तीन में से कोई एक चीज मालूम है तो आप इसको कर सकते हैं। तो ट्रिक में मैं बता रहा हूं कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखो जरा। 19th क्वेश्चन बोलता है क्या, कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण मैंने क्या बोला, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है मेरे साथियों वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। देखो खा तो महाप्राण हो गया, ता था ये भी महाप्राण हो गया, देखो था ये भी महाप्राण हो गया, और ता क्या हो गया आपका, अल्प प्राण। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर 19 क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के लिए आपके क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि आपकी अंतस्थ नहीं है। हमें पता है या, रा, ला और वा ये हमारे अंतस्थ ध्वनियां होती हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं, ठीक है।
तो वाह हमारा अंतस्थ है, ठीक है। बा, पा फा बा, ये तो वर्गीय व्यंजन हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका, तो रा भी है और ला भी है यहाँ पे, तो ये तीनों तो हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, और जो बा है ये हमारा वर्गीय व्यंजन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 21वां क्वेश्चन देखो जरा, बोलता है क्या, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार बताइए। देखो दा, देखो ता, था, दा, देखो ता से आ रहा ना ये, ता था दा, तो ये दंत वाला है, तो ये बोलेंगे दंत्या वर्ण। क्या है मेरे साथियों, दंत्या वर्ण, दैट इज राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। अगर हिंदी शब्दकोश की अगर हम बात करें साथियों, तो हिंदी शब्दकोश में आपको देखना है कि ये कौन सा क्रम सही बैठता है ना, सही क्रम क्या है शब्दकोश के अनुसार, कि मतलब पहले कौन आएगा, फिर दूसरा कौन आएगा, फिर तीसरा कौन आएगा, फिर चौथा कौन आएगा, इस तरह से आपने देखना है। तो संतान, सकल, सचल, अगर आप वर्णमाला में देखेंगे आप, तो उस वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको, तो ये आपने देखना है। तो अगर हम इसकी बात करें मेरे साथियों, 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो ये यहाँ देखिए संतान, देखो अंग जो होता है ना मेरे भाइयों, अंग, तो ये उच्चारण स्थान सबसे पहले आता है, ये बात ध्यान रखनी आपने, ये क्या आता है, सबसे पहले आएगा ये बिंदी वाला अनुस्वार, और ये है ना, तो ये एक ऑप्शन तो ये वाला हमारा सही हो सकता है, एक ऑप्शन ये वाला सही होता है। हमेशा आपने ध्यान रखना है दोस्तों, जो अयोग वह वर्ण होते हैं वो हमेशा स्वरों से पहले आते हैं, शब्दकोश की अगर बात करें, ठीक है, अंग की अगर बात करें तो शब्दकोश से पहले आते हैं ये, ठीक है। जब अंग आह आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आ ई उ ए ओ औ, औ तक जाएंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये संतान वाला ये ऑप्शन सही लगता है, एक ये ऑप्शन आपका सही लगता है। देखो सकल में देखें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक लगा हुआ है। अब सचल में देखें और सक्षम में देखें, तो इनके दो वर्णों, ये वाले दो वर्ण और ये वाले दो वर्ण, इनकी बात करें अगर हम देखो दोस्तों, तो यहां पर ये वाला जो चीज है ना, ये ठीक आया हुआ है, तो इसमें आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर डी शब्दकोश के अनुसार ठीक बैठता है। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना, सच पर ये ध्यान रखना कि अनुस्वार वाले जो वर्ण होते हैं, अनुस्वार जो वर्ण होता है वो सबसे पहले शब्दकोश में रखा जाता है, ठीक है, अंगा। चलिए अगला देखो, किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, री स्वर नहीं है, वो कौन सा शब्द है। अब देखो दोस्तों, देखो हमें पता है स्वर मीन्स मात्रा, मात्रा मतलब, मात्रा मतलब जैसे आ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, वो वाली मात्रा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो स्वर मतलब मात्रा, क्योंकि री स्वर है तो री क्या होगा, स्वर की मात्रा, देखो यहां भी लगी हुई मात्रा, यहां भी लगी हुई मात्रा, यहां भी मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहां पे तो रिवाज लिखा हुआ है, तो यहां पे ये तो लेखन की दृष्टि से यहां पे क्या दिख रहा है, ये हमें व्यंजन दिख रहा है, तो व्यंजन आपका स्वर में नहीं आता, तो इसलिए इसमें आपका री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखो, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को मेरे साथियों अनुस्वार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन बोलता है कि स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनियां, या फिर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या फिर व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियां। तो हमने देखा कि ये जो होती हैं, जो अनुस्वार होती हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनियां, नासिक ध्वनियां, या नासिक क्या वर्ण जो होते हैं, ठीक है। देखो ग है ना, ग, जैसे ग है ना, तो ये क्या है, ये आपका कंठ्य वर्ण भी है मेरे साथियों, और नासिका वर्ण भी है ये। बात समझ आई? तो कहने का मतलब क्या है, हर वर्ग का पंचमाक्षर, हर वर्ग का पंचमाक्षर आपका क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल सही जवाब आपका नासिका वर्ण भी होता है, और साथ में उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है, तो पंचमाक्षर के दो उच्चारण स्थान माने जाते हैं, ठीक है, ये होते हैं। अगला देखो 25वां क्वेश्चन देखो, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, ऐसे वर्ण कौन सा नहीं जो ओंठ से नहीं बोला जाता है। देखो पा वर्ग वाला, अगर हम पावर की बात करें, वो होंठ से बोला जाता है, कि कहां से बोला जाता है बताइए, बिल्कुल सही। तो पा वाले वर्ग जो है, जो पा फा बा भा मा, ये दो तो है नहीं। अब ये दो स्वर बच गए हमारे पास, ऊ और आ, ऊ और आ हमारे पास बच गए। अब इनका आपने पता लगाना ये कहां से बोले जाते हैं, ध्यान लगाओ जरा। देखो भाइयों, हमारे पास, एक मिनट है मैं इसको मिटा देता हूं, हमारे पास आ और ऊ में से ये दोनों वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो इनका स्थान है, ये स्वर, देखो ये तो हमें पता लग गया। अब इन दोनों में से आंसर छिपा पड़ा है हमारे पास। देखो ऊ जो होता है मेरे साथियों, ऊ जो होता है ये आपका
होंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? होंठ से, क्योंकि हमारा होंठ इसको बोलने में गोलाकार आकृति में आ जाता है। ऊ ऊ, बात समझ में आई? ऊ, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं आ की बात करूं मेरे भाइयों, तो आ जो आपका होता है वो कंठ वर्ण होता है। जो छोटा आ होता है या फिर बड़ा आ होता है, ये आपका कंठ वर्ण होता है। या फिर मैं और बात करूं तो हा भी आपका कंठ कंठ से बोला जाता है। तो आ हमारा कंठ से बोला जाता है, लेकिन हमें ओष्ठ की बात करनी थी, तो ओष्ठ वाला क्या हो गया? ऊ हो गया। अगर देखो 26वां क्वेश्चन देखिए जरा, बोलता है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो यहां पे अगर मैं बोलूं रा या ता या ला या ड़ा, बताइए जरा, 26 क्वेश्चन बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब। जो ता वर्ण है ना, ये घोष नहीं है, ये क्या है? अघोष है। ठीक, ये क्या है? अघोष वर्ण है मेरे भाइयों। देखो, अघोष सघोष, अघोष सघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आपका अघोष होता है। तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है मेरे प्यारे भाइयों, वो सघोष होता है या घोष होता है, उसको हम घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ता वाला वो जो वर्ग है आपका क्या नहीं है? बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो 27 क्वेश्चन देखेंगे अगर हम लोग, तो 27 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्या बोलता है? वर्ण शब्द का अर्थ होता है। वर्ण शब्द का अर्थ सॉरी नहीं होता है, ये बोलता है। ये वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता? देखिए जरा, रंग, आकाश, जाति या अक्षर। ये बात ध्यान रखना भाइयों। वर्ण शब्द का वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 27, बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका अर्थ नहीं होता है कि वर्ण का, तो देखो इसका अर्थ नहीं होता है आकाश। जाति भी होता है, रंग भी होता है और अक्षर भी इसी वर्ण को ही हम बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो क्योंकि कभी अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो अक्षर से अक्षर क्या होता है? शब्द भी बोलते हैं हम इसको, नहीं सॉरी, इसको हम वर्ण भी बोलते हैं अक्षर को, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। अगला देखो 28 क्वेश्चन देखो, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है मेरे भाइयों? अल्प महा, अल्प महा। तो मैंने क्या बोला? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो आपका होता है, ये अल्प प्राण की श्रेणी में रखे गए हैं। तो देखो, का अल्प प्राण है, खा तो महा हो गया, तो हमें अल्प प्राण बताना चाहिए, यहां तो है नहीं। चा छा नहीं है, जा झा नहीं है, या ए ये मिल गया आपको। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 का बी ऑप्शन आप क्या हो जाए? करेक्ट। देखो, चा पहला हो गया, छा दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं है और फिर पांचवा। तो ये तो होते हैं हमारे अल्प प्राण वाले, ठीक है। अब अगला देखो 29 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य वर्ण नहीं है? ये मूर्धन्य ध्वनियां नहीं है। टा, ठा, डा और अड़ा, अड़ा बोलते हैं इसको, है ना, ढा, अड़ा, अढ़ा। तो कौन नहीं है भाई इसमें? मूर्धन्य, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी नहीं है? बताइए जरा। देखो भाई, जो टा होता है हमारा, कहाँ गया? जो टा होता है, ठा होता है और डा होता है, टा ठा डा ढा, जो टा वर्ग होता है ना मेरे भाइयों, ये मूर्धा से बोला जाता है। टा वर्ग ये वाला जो हो गया, ये मूर्धा से, ये जो ड़ा है ये मूर्धा से नहीं बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मूर्धा से नहीं बोला जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला क्या बोलता है? अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? अल्पप्राण ध्वनि है, निम्न में से कौन अल्पप्राण ध्वनि? बताइए जल्दी। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? क, ख, घ और धा। देखो, अल्पप्राण ध्वनि पहला वर्ण का, बिल्कुल सही जवाब। हाँ ये हो गया, ये तो आसानी हो गया अब तो। कौन सी ध्वनि आपकी अंतस्थ नहीं है? तो ये भी अंतस्थ है, ये भी अंतस्थ है, ये भी अंतस्थ है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। रिपीट हो गया क्वेश्चन, दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखो, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। देखो उच्चारण स्थान बताना आपको। देखो, ता था, ता वो ता के श्रेणी मारा है, वो ता होता, ता वर्ग जो होता है दंत वर्ण होता है। देखो, ता था दा दा, तो दंत वर्ण, तो ये दा हो गया हमारा कौन सा? दंत्य वर्ण। समझे बात आप? तो ऐसे आपने सॉल्व करना मेरे भाइयों। अगला देखो 33 क्वेश्चन क्या बोलता है? ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ, ये जो स्वर है हमारे पास ओ और औ, बोलता है किस प्रकार के वर्ण हैं? बताइए जरा, किस प्रकार के वर्ण है ये ओ और औ? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? बताइए।
थोड़ा सोचिए ना, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप गलती नहीं करेंगे, और अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है। देखो, ओ और औ, ये मैंने कल बताया था आपको दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान दो होते हैं, दो। ठीक है, दो मैंने वो बताया था आपको। ओ दौतो, इसका सूत्र बताया था, ओ दौतो। ओ दौतो मतलब ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है मेरे प्यारे भाइयों, वो होता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ होता है, तो कंठोष्ठ है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो कंठोष्ठ, तो ओ और औ हमारे कंठ और ओष्ठ दोनों के संपर्क में आने के बाद ही बोले जाते हैं, अदरवाइज नहीं बोले जा सकते। ठीक है, चलिए अगला देखो 34 क्वेश्चन देखो। अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण मतलब अघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण भी होना चाहिए। तो देखो भाई, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? अघोष भी होता है और अल्प प्राण भी होता है। तो ये झा तो आपका दूसरा हो गया, ठा ये दूसरा हो गया, जा ये हो गया, का और ता। देखो का, जो का पहला है और ता भी अपने वर्ग का पहला वर्ण है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट फॉर अघोष अल्प प्राण ध्वनियों के लिए। ठीक है, 34 क्वेश्चन हो गए दोस्तों हमारे। आप समझ में आ रही है ना आपको बात? बिल्कुल आ रही होगी ना। चलिए अगला देखते हैं 35। 35 हम देखें, वर्णमाला किसे कहेंगे आप? वर्णमाला तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। वर्णमाला आप किसे कहेंगे मेरे साथियों? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बिल्कुल सही जवाब। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के चेन कहते हैं। अगला देखिए, हिंदी की शाह ध्वनि कैसी वाली है? हिंदी की शाह ध्वनि कैसी वाली है बताइए? मूर्धन्य है, तालव्य है मेरे साथियों, या फिर आपका दंत्य है, या ओष्ठ है? शाह ध्वनि बताइए, शाह ध्वनि हमारी कैसी ध्वनि है बताइए? बिल्कुल सही जवाब हमारा है ये दोस्तों, तालव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि है ये? तालव्य ध्वनि है ये। ठीक है, तालु से बोला जाता है ये। कहां से बोला जाता है? तालु से। इसका आंसर हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका तालव्य। बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? वर्ण को। बिल्कुल हो गया। हिंदी में बा ध्वनि है, दंत्य ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, या आपका वर्त्य ध्वनि, या तालव्य ध्वनि बताइए? 38 क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा आपका। देखो, बाद को जब उच्चारण करेंगे ना आप, तो होंठों का प्रयोग हो रहा है, बा, है ना? तो बा मतलब ऊंट वाली ध्वनि है ये। अगला देखो, वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनिया कौन सा है? देखो, पहले आता कंठ, फिर चा आता है, तो पहले कंठ फिर तालु, और तब आता मूर्धन्य, का चा ट ता, ये आता मूर्धन्य। तो हमें बताना क्या है मेरे साथ? मूर्धन्य। तो तीसरा टा वर्ग, टा वर्ग देखो, टा ठा डा डा ड़ा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, दंत्य ध्वनि है, तो दंत्य ध्वनि जो ता वर्ग होगा, तो ता यहाँ पर दिया गया एडवांस में, ये नहीं है, ये तो कंठ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो ओष्ठ वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 41। 41 बोलता है मेरे साथियों कि निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? मतलब दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करके उसको बोला जाता है, वो कौन सी ध्वनि है बताइए? था, था, मा, बा, वो सॉरी वा, वा देखो, वा देखो, दांत का प्रयोग हो रहा है और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, तो वा आपका ऑप्शन डी। 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? कौन सा स्वर क्या है दोस्तों? देखो, इनकी सबकी परिभाषा में बताई हुई आपको, कौन सा वर्ण क्या आपका संवृत स्वर है बताइए? 42, 42 का क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब, हाँ ई हो जाएगा। ठीक है, अगला 43, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्ण, देखो ये मैं सब बताया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 43 क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही जवाब 33। 33 मानी गई है। ठीक है, वर्णों की और व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? मानक हिंदी में हमने कितने माने? 33। ठीक है, और फिर लेखन की दृष्टि से अगर माने तो 35 माना जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? और कुल व्यंजनों की संख्या, वर्णों की संख्या माने तो कितनी है? 32, सॉरी 52। अगला देखिए, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चा छा एक ही उच्चारण स्थान होगा, क च ट, क च ट। हमें चा से रहना है, चा से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल हो जाएगा क्या? तालु। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तालु। तो इसका हो जाएगा आपका तालु।
चा वर्ग आपका क्या होता है, तालु वाला होता है, 44 तालु। अगर देखो इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, आप सिंपल वर्ण है भाई, तो ए है ना। अगला देखिए, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओ, बताइए भैया। अभी थोड़ी देर पहले तो इसका हमने किया था, एदो एदो तो बता बोला था मैंने अभी ट्रिक, एदो एदो तो है ना। तो इसका कंठोष्ठ है मेरे साथ, क्या है इसका, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ से बोला जाता है और ओष्ठ से भी बोला जाता है, ठीक है। ये ओ वाला। अब बोलता अंतस्थ व्यंजन कौन सा है इनमें, तो या आपका क्या है, अंतस या डाला हुआ, ये अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है आपका। अगला देखिए आप 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे साथियों, कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। देखो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, जा आपका स्वर नहीं, 2007 में पूछा गया यूपी बीएड में, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। 49 क्वेश्चन का आंसर देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाइयों, 11 स्वर है हमारे पास, ठीक है। 50 क्वेश्चन देखिए, घा का उच्चारण स्थान कहाँ है, घा, देखो का खा घा, का खा गा घा घा, तो घा कहाँ होता है, कंठ वाला, ठीक है। 51 देखिए, हिंदी शब्दकोश में च वर्ण च का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ग के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, बताइए जरा, का के बाद आता है कि छा के बाद आता है, या फिर त्रा के बाद आता है, या फिर ज्ञा के बाद आता है। देखो देखो भाई, बोलता है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो देखो का और शा ऐसे लिखा जाता है, तो किसके बाद आता है, का के बाद इसका पूरा उच्चारण आता है। देखो अगला देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला बोलता है क्या, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, किस एक मिनट, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, कि तो द्वित्व व्यंजन आप जानते हैं क्या होते हैं, जो पुणे में है, या इलाहाबाद में है, या फिर दिल्ली में है, या फिर आपका उत्साह में है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन को कहने का मतलब क्या, जो दो बार आया हुआ है, देखो जरा दो बार आया हुआ है, तो ये वाला व्यंजन दो बार आया हुआ है, दिल्ली ला, देखो दो बार आया हुआ है, देखो ता है फिर सा है, फिर ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली में आपका द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। अगला देखिए 53, 53 में बोलता है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, ऊंट से नहीं बोली जाती है, तो ओष्ठ्य ध्वनि हो जाए दोस्तों पा वर्ग हमारा टोटल, तो पा, बा भी है, पा फा बा माँ भी है, और ता हमारा वर्ग जो है दंत वाला होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। 54 बोलता है क्या, कौन सा घोष वर्ण है, घोष, घोष वर्ण, अब देखो बहुत बार आ गया है तो आपको पता ही होगा, है ना। तो बताइए दोस्तों, घोष वर्ण कौन सा है, खा है, चा है, या माँ है, या छा है। 54, 54 का बताइए, 54 का आपका बिल्कुल सही सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या, माँ, ठीक है। माँ क्या घोष वर्ण हो जाएगा, पा फा बा भा माँ, ठीक है। अगर देखिए घोष में क्या होता है, देखो पहला, सॉरी आपका क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अगला देखिए 55 क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्ण, तो फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल सही जवाब 11 है, अभी ऊपर आया था। अगला देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, आपको पता ही है ना। नाक वाक का कुछ हिसाब है इसमें, बताइए जरा। 56 बिल्कुल सही जवाब, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर आपका क्या हो जाता है, अनुनासिक या नासिक भी बोलते हैं दोस्तों इसको, नासिक्या, नासिक्या वर्ण भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नासिका से बोलने वाले वर्ण, ठीक है। तो पंचमाक्षर आपका क्या होता है, नासिक व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं, नासिक वर्ण बोलते हैं दोस्तों। ये इस प्रैक्टिस सेट में हमारे टोटल जो है 106 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इसमें एमसीक्यूज हैं इसमें 106, एंड आज हमने 56 क्वेश्चन देख लिए हैं साथियों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, ताकि आप बोर ना हो, इसलिए हम इसको पार्ट 1 में रखेंगे, और पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो